दोस्तों, पॉपुलेशन के मामले में इंडिया आज चाइना को पीछे छोड़ चुका है और भारत आज दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है। चाइना अपनी बढ़ती पॉपुलेशन से इतना परेशान था कि 1980 में वहाँ की गवर्नमेंट को वन चाइल्ड पॉलिसी लाना पड़ा, जिसमें एक कपल सिर्फ एक ही बच्चा रख सकता था। इस पॉलिसी के बाद से चाइना में सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ बिल्कुल अपोजिट और आखिरकार चाइनीज गवर्नमेंट ने 2016 में इस पॉलिसी को खत्म कर दिया। अब एक तरफ हमारे इंडिया में बच्चे दो ही अच्छे के नारे लगते हैं, लेकिन जापान और साउथ कोरिया जैसे देश अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल आना लाजमी है कि दुनिया को ज्यादा बच्चों की जरूरत है या कम बच्चों की, और इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर दुनिया के किसी भी इकोनॉमिस्ट के पास नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है, हम क्यों नहीं जान पा रहे कि ओवर पॉपुलेशन हमारे लिए सही है या गलत? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन दोनों ही सिचुएशन में हमें कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। लगभग सभी को लगता है कि कम पॉपुलेशन होने से मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कम लोग होंगे तो कम वेस्ट जनरेट होगा, रिसोर्सेज का यूज भी कम होगा, एनर्जी यूजेस और एमिशंस जैसे चिंता देने वाले फैक्टर्स भी कम होंगे। पॉपुलेशन कम होगी तो लोगों को रिसोर्सेज भी ज्यादा मिलेंगे और होम क्राइसिस जैसे प्रॉब्लम्स भी नहीं दिखेंगी। लेकिन जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि 2025 तक पृथ्वी पर इंसानों की पॉपुलेशन 10 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी एंड वो सारी प्रॉब्लम्स जो आज हम फेस कर रहे हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा, ज्यादा लोग ज्यादा वेस्ट क्रिएट करेंगे, जिससे क्लीन वाटर और प्रोडक्टिव लैंड की कमी हो जाएगी। इसके अलावा ज्यादा लोगों को रहने के लिए ज्यादा जमीन और पानी भी चाहिए, जो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। लेकिन इस सब के बावजूद काफी लोग ऐसे हैं जो कम पॉपुलेशन की वजह से परेशान हैं। जी हाँ, हमारे लिए जितना बड़ा कंसर्न ओवर पॉपुलेशन है, उतनी ही बड़ी समस्या कई लोगों के लिए कम पॉपुलेशन भी है। अब कम पॉपुलेशन एक बड़ा थ्रेट इसलिए है क्योंकि इसमें यंग लोगों की कमी होती जा रही है और बूढ़े लोग बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा हम जापान के देशों में देख चुके हैं, जहाँ की इकोनॉमी के लिए एजिंग पॉपुलेशन एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि जिन गुड्स या सर्विसेज की हमें जरूरत है उनमें से ज्यादातर को यंग जनरेशन ही प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे में जब यंग जनरेशन की कमी हो जाएगी तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड नीचे गिरने लगेगा, क्योंकि बूढ़े लोगों का इकोनॉमी में कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, बल्कि उन्हें हमेशा उन गुड्स या सर्विसेज की नीड होती है जो यंग जनरेशन प्रोड्यूस करती है। अगर हम इसका बेस्ट एग्जांपल लें तो साउथ कोरिया का बर्थ रेट बहुत ही कम हो गया है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले कुछ डिकेड में वहाँ बुजुर्गों की देखभाल के लिए एनफ यंग लोग ना रहें। अब हमने दोनों केस में देखा कि ओवर पॉपुलेशन भी एक बड़ी समस्या है और अंडर पॉपुलेशन भी। तो फिर हमें ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत है या कम बच्चों की? इसका जवाब पाने से पहले हमें ये समझना होगा कि बच्चे हमारी इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। दरअसल बच्चे जन्म के बाद इकोनॉमी के लिए एक बर्डन होते हैं। ये सुनने में इमोशनली थोड़ा हर्ट करता है, लेकिन यही सच है, क्योंकि कम से कम 12 साल तक ये बच्चे इकोनॉमी में बिना कुछ कंट्रीब्यूट किए सिर्फ रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं। इसलिए इकोनॉमिस्ट का मानना है कि बच्चे फैमिली या सोसाइटी के लिए तब तक एक नेट ड्रेन है जब तक कि ये इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू नहीं कर देते। आज दुनिया में बच्चों के नेट कंट्रीब्यूटर बनने की एज बढ़ती ही जा रही है, जैसे कि कई सारे चाइल्ड लेबर लॉज बनाए गए, जिनकी वजह से कई देशों में 15 साल से कम उम्र के बच्चों का काम करना इलीगल माना जाता है। हाँ, 15 साल के बाद वो काम जरूर शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो फुल टाइम एम्प्लॉय तब तक नहीं बन सकते जब तक कि उनकी उम्र 18 साल नहीं हो जाती। आज हर कोई हायर एजुकेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कॉलेज या यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने में अक्सर कई साल लग जाते हैं और इस वजह से वो अपने मिड 20s में जाकर इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू करते हैं। वर्कफोर्स में होने वाली इस देरी से लेबर मार्केट में एक गैप क्रिएट होता है और इसका असर ओवरऑल इकोनॉमी पर पड़ता है। दोस्तों, आजकल फ्रांस और साउथ कोरिया जैसे देशों में यंग जनरेशन लेट से काम करना शुरू कर रही है और इसको लेकर वर्कफोर्स पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। लेट से काम स्टार्ट करना इकोनॉमी पर बिल्कुल वैसा ही इम्पैक्ट डालता है जैसा कि बढ़ते हुए बुजुर्गों की संख्या का। बच्चों का होना एक बहुत ही मेजर कमिटमेंट है, सिर्फ पेरेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि हमारे इकोनॉमी के लिए भी। लेकिन इसके बावजूद इकोनॉमिस्ट या गवर्नमेंट हायर एजिंग पॉपुलेशन वाली कंट्रीज लाइक जापान एंड साउथ कोरिया में बर्थ रेट को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही तेजी से स्टेप ले रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अब दोस्तों, इससे एक प्रॉब्लम और निकल कर आता है, वो ये कि अगर एक ही समय में बहुत ज्यादा बच्चे हो जाएं और बुजुर्ग लोग तो ऑलरेडी हैं ही, तो ये देखने में काफी बैलेंस लग रहा है। लेकिन इससे उन लोगों पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ेगा जो इन दोनों ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, मतलब यंग जनरेशन। ऐसे में कई बार ऐसा देखा गया है कि भले ही वो लोग और बच्चे पैदा करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रेशर की वजह से वो इसको अवॉइड करने लगते हैं।
और इस तरह धीरे धीरे बर्थ रेट कम होने लगता है। अब वर्किंग क्लास के कम होने से आउटपुट भी कम निकलता है और ज्यादा लोग ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करते हैं, जिससे वेस्ट भी ज्यादा जनरेट होता है एंड इससे हम वो लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय नहीं कर सकते जो आज हम कर रहे हैं। तो अब यहाँ एक सवाल और आ जाता है कि फ्यूचर में हमारे लिए सबसे ज्यादा डरावना क्या है? कम लोगों की वजह से कम फूड प्रोडक्शन या कम फूड प्रोडक्शन की वजह से कम लोगों का पैदा होना? शायद ये बात आपके दिमाग से ऊपर जा रही होगी, इसलिए हम इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, अगर तेजी से पॉपुलेशन में कमी आएगी तो एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन के लिए सफिशिएंट वर्कफोर्स मौजूद नहीं रहेंगे, जिससे हो सकता है कि लोगों तक सही अमाउंट में न्यूट्रिशियस फूड ना पहुंच पाए। इस तरह लोअर फूड प्रोडक्शन की वजह से भी पॉपुलेशन में कमी आ सकती है। इनसफिशिएंट फूड सप्लाई की वजह से कुपोषण और कमजोर इम्यून सिस्टम जैसी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, स्पेशली एल्डर पॉपुलेशन और बच्चों में। एंड फूड या न्यूट्रिशन की कमी से फर्टिलिटी रेट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बात तो तय है कि कम फूड प्रोडक्शन से भी बच्चे कम पैदा होते हैं, लेकिन वही कम पॉपुलेशन की वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो है कम प्रोडक्शन या आउटपुट में कमी होना। कम लोगों के पास ज्यादा कैपिटल तो होगा, लेकिन वो चीजों को स्क्रैच से शुरू करने की बजाय उसको रिप्लेस या एक्सचेंज करना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उनके पास पहले ही जरूरत से बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद होंगी। जैसे कि एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने से ज्यादा आसान उन्हें उसे रिसाइकल करना लगेगा। इस तरह कम पॉपुलेशन से प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ऐसे में आज अगर दुनिया का बर्थ रेट 1 चाइल्ड पर वीमेन भी ड्रॉप होता है तो उसका ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कुछ समय बाद आज का वर्किंग ग्रुप बूढ़ा हो चुका होगा और उस समय इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए सफिशिएंट वर्कफोर्स मौजूद नहीं होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर एक थ्योरी और निकल कर आती है कि बढ़ती पॉपुलेशन के साथ हम रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करते हैं। हम ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, जैसे कि बड़ा घर, एयर कंडीशनर, कार और कई तरह की फैसिलिटीज अब कंपलसरी लगने लगी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डेटा देखें तो ये बिल्कुल ही अपोजिट है। रिसोर्स यूजेस की तुलना में हमारा इकोनॉमिक आउटपुट कहीं ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1985 से लेकर 2010 के बीच ग्लोबल रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल्स, ओट्स, फॉसिल फ्यूल या बायोमास का यूज डबल हो गया है। पहले जहां इसकी खपत 40 बिलियन टन्स पर ईयर थी, वो 2010 में 80 बिलियन टन्स पर ईयर हो चुकी है। मतलब हमारे रिसोर्स के यूजेस में 2x का इंक्रीमेंट हुआ है। वहीं इसी सेम टाइम पीरियड में यानी 1985 से लेकर 2010 के बीच ग्लोबल जीडीपी 12.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 66.5 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है, जो लगभग 5x के बराबर ग्रोथ थी। दूसरा डेटा देखें तो साल 1900 में ग्लोबल जीडीपी थी 4 ट्रिलियन डॉलर, जो 2023 में 105 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई। यानी 123 सालों में ग्लोबल जीडीपी 26 गुना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। लेकिन वहीं ग्लोबल रिसोर्सेज के यूजेस को देखें तो साल 1900 में वो 10 बिलियन टन्स था, जो फिलहाल 100 बिलियन टन्स हो चुका है। यानी इसमें सिर्फ 10x का इंक्रीमेंट हुआ है, जो जीडीपी ग्रोथ के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब हमारा आउटपुट तो बढ़ रहा है, लेकिन हम उतनी चीजों को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। अब इसी सेम टाइम पीरियड में एक और चीज पर नजर डालें, जो है ग्लोबल पॉपुलेशन। तो साल 1900 में ग्लोबल पॉपुलेशन थी 1.6 बिलियन, जो आज अप्रॉक्स 8 बिलियन हो चुकी है। और इन 123 सालों में ग्लोबल पॉपुलेशन केवल 5 गुना ज्यादा बढ़ी है। इससे साबित होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के मुकाबले हम लोगों का जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई है एंड इस हिसाब से रिसोर्सेज का यूज बहुत ही कम हो रहा है। और इस सब का क्रेडिट जाता है टेक्नोलॉजी को। जैसे कि आज 1 टन आयरन को थोड़े से पैसे लगाकर उसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्टील बीम में कन्वर्ट किया जा सकता है, और अगर इससे ज्यादा वैल्यूएबल आउटपुट चाहिए तो थोड़ा और पैसा लगाने से इस स्टील को कार में बदला जा सकता है। अब इन सबको बनाने में रिसोर्सेज का एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट लगा, लेकिन इसका इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। दूसरे एग्जाम्पल में अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो इसे बनाने के लिए हमने किसी भी तरह का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज नहीं किया है, लेकिन इस वीडियो को हजारों लाखों लोग देखेंगे और इससे कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। ऐसे में इसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाया जब हमें कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी फैसिलिटी मिली। दोस्तों, दुनिया में ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब है ज्यादा टेक्नोलॉजिकल सक्सेस पाना। अगर टेस्ला, दाविंसी, बॉस्ट, बेबेज, क्यूरी, आइंस्टीन या ट्यूरिंग जैसे महान लोग लाखों या करोड़ों में से एक होते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर दुनिया में 8 बिलियन पीपल हैं, तो इस बात की पॉसिबिलिटीज काफी बढ़ जाती है कि हमें इन महान लोगों के जैसे और भी कई सारे लोग मिलेंगे जो इनके जैसे दुनिया को बेहतर बनाने और ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे। जैसे कि जर्मन केमिस्ट फ्रिज हेबर और कार्ल बॉस्ट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इन दोनों ने मिलकर हेबर बॉस्ट प्रोसेस को नहीं बनाया होता तो आज हम फर्टिलाइजर्स का मास प्रोडक्शन नहीं कर पाते, और हो सकता था कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करना हमारे लिए आज संभव नहीं होता। आज भले ही साल 1900 के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी आज हमारे पास तब से ज्यादा बेटर फूड सिक्योरिटी है, क्योंकि 200 साल पहले ये टेक्नोलॉजी थी ही नहीं।
दोस्तों टेक्नोलॉजी का हमारे इकोनॉमी पर कंपाउंडिंग इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर नहीं बना होता तो हो सकता था कि अलान ट्यूरिंग पैदा ना हुआ होता, जिन्होंने मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर को बनाने में हेल्प किया। ऐसे में अगर हमारे पास कंप्यूटर ना होता तो इंटरनेट जैसी सुविधा से हम दूर रहते। इंटरनेट ना होता तो हमारे पास वो सब टूल्स नहीं होते जिनका यूज हम ग्लोबल इकोनॉमी को चलाने के लिए हर दिन करते हैं। इवन वो प्लेटफॉर्म भी नहीं होता जहां बढ़ती पॉपुलेशन को लेकर रोज डिबेट चलती है। इससे साफ है कि ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से ज्यादा टेक्नोलॉजी और कैपिटल आया है। और अच्छी बात यह है कि हम इन सब का इस्तेमाल और भी नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने में कर सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले कमेंटेटर्स ये तर्क देते हैं कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स पर काम करने वाले ज्यादा लोग होंगे तो विकास होने की ज्यादा संभावना है। लेकिन हर कोई इस बात से पूरी तरह एग्री नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि इस बढ़ती आबादी के साथ तालमेल बिठाने के लिए हम उतनी तेजी से टेक्नोलॉजी डेवलप ना कर पाएं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज जैसी और भी कई चुनौतियां हैं जो चीजों को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकती हैं। अगर ज्यादा गर्मी हो या पानी की सप्लाई में कमी हो जाए तो काफी चांसेस है कि जमीन बंजर बन जाएगी और ये जीवन के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट होगा। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी प्रोग्रेस क्यों ना कर ले, बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से हमें मेजर चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे सिचुएशन में एक स्लो एंड स्टडी पॉपुलेशन डिक्लाइन ज्यादा सेफ महसूस होता है। यानी जो प्रेडिक्शन है कि आने वाले कुछ डिकेड्स में हमारी पॉपुलेशन 15 या 20 बिलियन हो जाएगी, उससे बेटर तो आज की एजिंग पॉपुलेशन और उससे आने वाली इकोनॉमिक चैलेंजेस ही नजर आते हैं जो अभी दुनिया फेस कर रही है। और जो अंदाजा लगाया गया था कि आने वाले कुछ सालों में पृथ्वी पर इंसानों की पॉपुलेशन 10 बिलियन को क्रॉस कर देगी, इसको कुछ इकोनॉमिस्ट पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है बर्थ रेट में आई हुई गिरावट। बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए पहले कई गवर्नमेंट्स ने ये नियम बना दिया था कि चाहे आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन आप एक से ज्यादा बच्चे नहीं रख सकते हैं। मगर अब सरकारें खुद चाहती हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। अब एग्जैक्टली कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन चाहे हमारी पॉपुलेशन ज्यादा हो या कम, हम अपने फ्यूचर को लेकर हमेशा ही होपफुल रहे हैं कि आने वाला समय आज से बेटर होगा। वैसे आपका इन थ्योरीज के बारे में क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया और चाइना के स्टार्टअप में क्या फर्क है, कि चाइना हमसे इतना आगे निकल जाता है, तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।